नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का ये जो सेशन है ये 5वां वीडियो टेस्ट हुआ था, उसका डिस्कशन करने हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं और जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फलन एक्स वाई का स्क्वायर यानी कोई फंक्शन है एक्स वाई का स्क्वायर में वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उन दोनों की वैल्यूज में 20% का डिक्रीज हो जाता है। आपसे पूछ रहा है पूरा फंक्शन में कितना डिक्रीज होगा। जैसे समझो, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ये कोई फंक्शन मान लेते हैं, एफ एक्स वाई का फंक्शन है। कैसा है ये एक्स इंटू वाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूं, वाई इंटू वाई। अब देखो एक्स में क्या हुआ, 20% का डिक्रीज हुआ, और वाई वाई में कितना हुआ, पहले वाले वाई में भी 20% का डिक्रीज हुआ और इस वाले वाई में भी 20% का डिक्रीज हुआ। बोलो बात समझ में आ रही है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल फंक्शन में कितना डिक्रीज हुआ। तो आप इस क्वेश्चन को मैं करने चल रहा हूं किससे, इस क्वेश्चन को मैं करने चल रहा हूं पहले फॉर्मूले से करके आपको दिखा देता हूं। पहले मैं इन दोनों डिक्रीज को ले लेता हूं, इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको पता होगा, एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100। एक्स की वैल्यू -20, वाई की वैल्यू -20, तो -20 प्लस -20 इंटू -20 अपॉन 100, ये कितना हो गया माइनस का 40। और देखो ये माइनस माइनस हट गया, कितना हो गया 20 2500, 5 से ये कट गया 4 बार, तो प्लस का 4 कितना आ गया माइनस का 36। इसका मतलब हो गया कि 36% का डिक्रीज है इन दोनों में। अब मैं इस बचे वाले को -20 को और इस -36 को एक साथ लेके करूंगा, तो -36 -20 और प्लस -36 इंटू -20 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो गया माइनस का 56। और देखो ये माइनस माइनस हट गया, कितना हो गया 20 2500, और 5 से डिवाइड कर दो तो 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 7.2 माइनस कर दो, कितना हो गया 48.8%। बोलो बात समझ में आ रही है। ये आंसर किस में आएगा, ये नेगेटिव बढ़ा इसलिए आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए 48.8% का डिक्रीज हुआ। एक तो ये तरीका आपके पास है। दूसरा आप इसको रेशियो में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो भाई। 20% का रेशियो मान कितना होता है, 20% का रेशियो मान होता है 1/5, यानी पहले वाले में मान 5 था, 1 का डिक्रीज होकर मान कितना हो गया 4। और देखो 3 बार यही काम हुआ तो मैं डायरेक्ट क्यूब कर दूं, यानी मान था पहले 125, अब मान कितना हो गया 64, तो कितना डिक्रीज हो गया, तो 125 से हो गया 64, इसका मतलब 61 डिक्रीज हो गया। किससे डिक्रीज हुआ, 125 से, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 4 और ये हो गया और 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौका 20, 4 44, 5 अठे 40 और फिर 5 अठे 40, कितना आ गया 48.8% का। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए का 30%, तो भाई ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाता है, यानी इसको ऐड किसमें कर रहे हैं, बी के 40% में। तो क्या बोल रहा है कि बी का 80% हो जाता है। अब इस पूरे पार्ट को लेफ्ट साइड लेके आओ, घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का 30% इज इक्वल टू बी का 40%। भाई 80 में से ये 40 घटेगा तो कितना रहेगा, 40% बचेगा। परसेंट से परसेंट हट गया, 0 0 हट गया, यहां से मैं ए अपॉन बी डायरेक्ट निकाल सकता हूं, कितना रहेगा 4/3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी ए का कितना परसेंट है, तो बी को कंपेयर कर रहा है किससे, ए से, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये बी कितना है 3 है और ए कितना है 4 है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, जहां 3/4 दिखेगा वहां पे 75% की वैल्यू आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। मान लेते हैं पहले मान x था, p% पहले बढ़ गया। आपको पता है अगर कोई भी वस्तु p% बढ़ रही है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसके इंक्रीमेंट मल्टीप्लायर से। तो इसका इंक्रीमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा p% इंक्रीमेंट का, तो 100 प्लस p अपॉन 100 यही होता है। और p% डिक्रीज अगर हो रहा है तो इसका मल्टीप्लायर कितना होगा, 100 माइनस p अपॉन 100 होगा। तो x को पहले हम p% बढ़ाते हैं, तो क्या किया हमने 100 माइनस p अपॉन 100 कर दिया, और फिर इसी बढ़े हुए मान को p% घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 100, पहले ये बढ़ाया था ना, अब इसको घटाते हैं तो 100 माइनस p अपॉन 100
इतना करने के बाद मान कितना हो गया, 1 रुपए हो गया। बताओ x कितना हो जाएगा, ये दोनों 100 का मल्टीप्लाई नीचे है हो जाएगा 10,000 और 10,000 का ऊपर 1 में गुणा हो जाएगा तो ऊपर आएगा कितना 10,000। नीचे कितना आएगा देखो 100 प्लस पी और 100 माइनस पी, ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर। तो डायरेक्ट बोल सकते हो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैं क्लास में परसेंटेज में करा चुका हूं, बस p की जगह पे x था। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको समझो जरा। x कोई भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। और ये जो कंसेप्ट मैं आपको यहां पे दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 में, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप ऐसा कंसेप्ट भी नोट करिएगा कि x प्लस रूट एक्स क्या होगा, उसकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो सकती हैं। तो देखिए एक चार्ट आपके सामने दिख रहा है, ये वाला चार्ट। संख्या में इकाई के स्थान पे क्या क्या हो सकता है कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर बने, क्योंकि क्या कह रहा है, जो पूर्ण वर्ग है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने बताया था आपको कि जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आ जाए, ये संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। यानी इनके अलावा सारे नंबर्स ले लो, तो क्या क्या ले सकते हैं, 1, 4, 5, 6, 9, ये सारे ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, है ना। अब देखो अगर मैं संख्या को 1 लेता हूं तो किस संख्या का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, तो आप जानते हो 9 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा। अगर मैं 4 लेता हूं तो किन संख्या के स्क्वायर करने पे 4 आएंगे, तो आप जानते हो कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा इकाई के स्थान पे। 8 का स्क्वायर करूंगा तो 64 आएगा, लेकिन इकाई के स्थान पे तो 4 रहेगा ना। यानी 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 5 है तो इसका मतलब इकाई के स्थान पे 5 करेंगे तभी 5 का स्क्वायर 5 होगा। अगर 6 है तो इसका मतलब 4 और 6 होना चाहिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बनेगा तब भी इकाई के स्थान पे 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 बनेगा तब भी इकाई के स्थान पे 6 आएगा। और अगर यहां पे 9 है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि 7 का स्क्वायर कर दें। अब देखो अगर ये संख्याएं हैं, अगर मैं 7 का भी स्क्वायर कर दूंगा तो भी कितना आएगा, 9 आएगा। अब जरा देखो अगर मैं जोड़ दूं तो 9 और 1 कितना हो गया, 10, यानी यहां पे कितना रहेगा, 0 इकाई के स्थान पे। 4 को और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, या तो 6 आएगा, और 4 को 8 को जोड़ोगे तो आएगा 12, 12 में इकाई का स्थान कितना है, 2। 5 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, 10 आएगा। 6 और 4 को जोड़ोगे तो 10 आएगा, यानी 0 आएगा इकाई के स्थान पे, और 6 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 12, यानी इकाई के स्थान पे 2। 9 और 3 को जोड़ोगे तो 12, यानी इकाई के स्थान पे 2, और 9 और 7 को जोड़ोगे तो आएगा 16, इकाई के स्थान पे कितना हो जाएगा, 6। अब देखो क्या है इकाई के स्थान पे केवल और केवल, या तो 0 दिख रहा है, या 2 दिख रहा है, या फिर 6 दिख रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी पार्ट होगा। बोलो बातें समझ में आ रही हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है, प्रत्येक पूर्णांक यानी एवरी या ईच, पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर, एक परमेय संख्या है, इज अ रेशनल नंबर। परमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रेशनल है, क्योंकि रेशनल को हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन जब किया था तो रेशनल को हमने 2 पार्ट में तोड़ा था ना, एक तो फ्रैक्शन में तोड़ दिया था और एक इंटीजर में तोड़ दिया था। तो जितने भी इंटीजर हैं वो सब रेशनल के पार्ट तो ही है ना, इसका मतलब पहला तो सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, ऐसे कहां तक, ऐसे इनफाइनाइट तक। तो ये सारे के सारे इंटीजर होते हैं, इसका मतलब दूसरा भी सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर एक वास्तविक संख्या, सीधी सी बात है, हम वास्तविक संख्या में ही सारे पढ़ते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर परमेय संख्या पढ़े, चाहे वो इंटीजर पढ़े, चाहे वो कोई भी संख्या पढ़े, तो सारी की सारी संख्याएं क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इसका मतलब ये तो सही है, 3 सही, इसका मतलब चौथा गलत होगा, और यही मेरा वास्तविक आंसर बन जाएगा, डी पार्ट। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरमेय संख्याएं भी होती हैं। वास्तविक संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो परमेय थी, दूसरी वाली अपरमेय थी। तो वास्तविक संख्या सारी की सारी परमेय नहीं होती हैं, इसका मतलब ये पार्ट गलत लिखा है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट होगा। शेषफल ज्ञात करना है भाई, सीधी सी बात है, दोनों को अलग अलग कर लो। 10 की पावर 25 को 11 से डिवाइड कर दो, -7/11। अब बताओ अगर मैं बोल दूं कि 10 को 11 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 की पावर 25 आएगा, और -1 की पावर 25 कितना होगा, -1 ही होगा। यानी पहले वाले पार्ट से रिमाइंडर कितना है, -1, दूसरा वाला पार्ट -7 है, 11 से डिवाइड करना है। -8 को 11 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, -8 आएगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 11 में से 8 को घटा दो, कितना हो जाएगा, 3। ये मेरा आंसर है।
इंटरनेट सर्फिंग के जो पर आवर चार्ज है उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। इंटरनेट यूजर जो खर्च में 10% की वृद्धि सहन कर पाता है, यानी ये टोटल खर्च की बात कर रहा है। सर्फिंग में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? सीधी सी बात है भाई साहब, यानी आपको क्या दे रखा है, आपको एक्स दे रखा है और ये टोटल इंक्रीमेंट दे रखा है, वाई पूछ लिया है। तो बताओ एक्स कितना, 25% की वृद्धि है, वाई मान लेते हैं हम कुछ कमी हो रही है तो x% की कमी मान लेते हैं, और प्लस 25 इंटू माइनस एक्स बटे 100 इज इक्वल टू 10% की ओवरऑल वृद्धि करना है। इसका मतलब प्लस का 10 होगा। 25 इधर आके 10 में से घटेगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 15, और ये माइनस एक्स 25 चौका 100 और माइनस का x बटे 4 इज इक्वल टू माइनस का 15। ये माइनस माइनस सारे हट गए, 4 एक कम 4x और x कितना हो गया 5x। 5x बटे 4 इज इक्वल टू 15, 5 से कट गया ये 3 बार, 3 चौका कितना हो गया 12%। ये मेरा आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर सीपीआर का इस्तेमाल करें तो बताओ 25% अगर बढ़ता है तो कितना परसेंट कम करने के पूरा इफेक्ट खत्म हो जाए? 20% कम कर दें। 25 का आधा कितना होता है 12.5, अगर 12.5 इधर बढ़ेगा तो 12.5 इधर बढ़ेगा, तो ये 10 कम होगा, ये 10 कम होगा। अगर 10 कम हुआ भाई, ओवरऑल कितनी वृद्धि करनी है? 12.5 की नहीं करनी, कितने की करनी है? 10 की करनी है, यानी ये 10 की वृद्धि करनी है। इसका मतलब कितने की हम वृद्धि कर रहे हैं? 10 की वृद्धि अगर हमें करनी है तो ऐसे भी समझ लो आप, मैंने आपको एक तरीका यह भी बताया था। देखो मान लो ये 100 है, 25 बढ़ गया, कितना हो गया 125 हो गया। बोल रहा है केवल 10 की वृद्धि सहन कर पाएंगे, इसका मतलब ये केवल और केवल कितनी वृद्धि कर पाएगा? 10 की वृद्धि सहन कर पाएगा। तो आप बताओ कितना कम करना पड़ेगा? 15 कम करना पड़ेगा। किससे? 125 से। तो 15 बटे 125 और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 तियां 15 और 3 चौका कितना हो गया 12। डायरेक्ट आंसर ले सकते हो आप इस तरीके से। सीपीआर का तरीका मैंने आपको बता रखा है पहले से। वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि होती है। 50% का मतलब कितना होता है? 1/2, यानी पहले जो भुजा थी वो 2 थी, ये ओल्ड वाली है। अब भुजा में कितनी की वृद्धि हो जाएगी? 1 की वृद्धि। तो अब न्यू वाली कितनी हो जाएगी? न्यू वाली हो जाएगी 3। अगर भुजा 2 और 3 के रेशियो में है तो एरिया किस रेशियो में होगा भाई साहब? 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नए वर्ग के क्षेत्रफल का पुराने वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? यानी पहले नया वाला आएगा, बाद में पुराना वाला आएगा, तो अनुपात होगा 9:4। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी भाई साहब। यहां पे वर्ग की भुजा बढ़ रही है तो नया क्षेत्रफल जो होगा वो पुराने क्षेत्रफल से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। और दूसरा, वर्ग का जो भी क्षेत्रफल होगा वो परफेक्ट स्क्वायर में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूर्ण वर्ग होता है भाई। क्षेत्रफल का मतलब कितना हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होगा। परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये गलत हो गया। बचा कौन सा? यही आंसर है। 3 मशीनें हैं। पहली मशीन जो है वो 25% का उत्पादन करती है, दूसरी मशीन जो है वो 35% का उत्पादन करती है, तीसरी मशीन 40% उत्पादन करती है। टोटल देख लो 100% हो गया सारा। कह रहा है कि जो पहली मशीन M1 उत्पादन कर रही है 25%, उसका 2% डिफेक्टिव है। तो 25 का 2% कितना होगा? 25% का 2%, 25% का 2% होगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई साहब, इतना करने की जरूरत नहीं। 25 गुणे 2/100 कितना आ गया? 0.5, यानी 0.5 डिफेक्टिव है। दूसरा, 35% का 4% डिफेक्टिव है। तो 35 का 4% कितना होगा? 35 का 2%, यानी 35 दूना 70। तो 35 का 4%, 70 का डबल 140, यानी 1.4। डायरेक्ट निकाल सकते हो। 35 का 4% मैं निकाल के नहीं बताऊंगा, इतनी उम्मीद है कि कर पाओगे। 35 का 4% ऐसे निकालते हैं। तीसरा, 40 5% डिफेक्टिव है। 40 का 5% कितना हो जाएगा? 40 का 5% हो जाएगा 2। टोटल कितना डिफेक्टिव हो गया? तीनों को जोड़ दो तो 1.4, 1.5 कितना हो गया? 1.9, और साथ में 2 जोड़ दो तो 2 जोड़ दो कितना हो गया? 3.9। इतना डिफेक्टिव है। कितने में से? 100 में से। 100 में से अगर 3.9 डिफेक्टिव है तो इसका मतलब 96.1 कैसा हो गया? उत्पाद नॉन डिफेक्टिव हो गया। आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ए की आय बी की आय से 20% कम है। चलो सीधी सी बात करते हैं। ए, बी और सी 3 लोग हैं। बी की आय से 20% कम है, तो अगर मैं बी की आय को 100 मान लूं तो ए की आय कितनी हो जाएगी? ए की आय हो जाएगी 80, क्योंकि 20 कम है। 100 पर जो भी मान कम होगा वो डायरेक्ट लेंगे हम। सी की आय ए की आय से 56.25% अधिक। अब तुम यहीं फंस गए होगे 56.25 पे। भाई साहब ये बताओ 56.25 को क्या मैं 50 प्लस
6.25% लिख सकता हूं। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 50 प्लस 6 सही 1/4% है, कुछ और नहीं है। 50% का मतलब कितना हो गया? 50% का मतलब 1/2 आधा। 6 सही 1/4% का मतलब कितना हो गया? 1/16 होता है। ध्यान से देखो, 6 चौका 24, 25/4% है। 25/4% का मतलब हो गया, अगर मैं 100 से भाग कर दूं तो 25 चौका 100, 4 चौका 16, यानी 1/16 भाग हो गया। कुल कितना भाग हो गया? जरा एलसीएम ले लो, 16, 2 अठे 16 और ये एक कितना हो गया? 9/16 भाग। डायरेक्ट मैं रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, यानी 56.25 का रेशियो पार्ट कितना होगा? 9/16 भाग होगा। तो क्या कह रहा है? सी जो है उसकी आय ए से 9/16 अधिक है। तो ए की आय कितनी है? 80। 80 का 9/16 कितना होगा? 16 पंचे 80, 9 पचे 45। इसका मतलब सी की आय ए से कितनी अधिक है? 45 अधिक है। 45 अधिक होने का मतलब ये 125 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी की आय सी की आय से कितनी कम है। तो भाई बी की आय सी की आय से कम कितनी है? 25। किससे? सी की आय से। सी की आय कितनी है? 125 और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। 25 पंचे 125 और 5 से ये कट गया 20। 12 ऑप्शन कौन सा होगा? बी पार्ट। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। देव की आय और व्यय में अनुपात। अगर देव की आय 5 तो उनका व्यय 2 रुपए, तो उनका सेविंग कितना? 3 रुपए। मैंने आपको बताया था कि जो भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे हमारे, वो हमेशा 1 रेशियो में घटेंगे बढ़ेंगे। 1 रेशियो। आय में 12% की वृद्धि होती है, यानी 1 रेशियो पे 12% बढ़ेगा। तो आय है कितनी? 5 है ना, तो 1 पर बढ़ेगा 12, तो 5 पर टोटल कितना बढ़ जाएगा? 12 पंचे 60%। चलो व्यय में होती है 10.5% की, 1 पर बढ़ेगा 10.5, तो व्यय कितना है? 2, तो 2 पर कितना बढ़ जाएगा? 2 पर बढ़ जाएगा 21%। आय बढ़ी है टोटल 60, व्यय बढ़ गया 21। इसका मतलब ये खर्च कितना है? सेविंग कितनी बढ़ी होगी? तो 60 माइनस 21 कितना हो गया? 39%। तो ये तो 3 रेशियो पर बढ़ा है ना 39। अगर 3 पर बढ़ेगा 39, तो 1 पर कितना बढ़ेगा? 13। डायरेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन हम क्लास में भी कर चुके हैं भाई साहब। चलो एबीसी वेतनों का अनुपात 72,000 है। डायरेक्ट मैंने आपको बताया था, अगर मैं तीनों की इनकम की बात कर लूं तो बताओ ए की इनकम कितनी है? 100%, तो ए उसका 80% खर्च करा, मतलब बचाएगा कितना? 20%। ए बचा रहा है 20%, लेकिन रेशियो में कितना बचा रहा है? 8, यानी 20 की वैल्यू कितनी है? 8। 20 की वैल्यू 8, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 पंचे 100, तो 8 पंचे 40। ये ए की इनकम आ गई रेशियो में। ये सब मैं बता चुका हूं क्लास में। बी की मैं बात करूं तो बी 85% खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 15%। बी अगर 15% बचा रहा है, तो रेशियो में कितना बचा रहा है? 9, यानी 15% की वैल्यू कितनी? 9, तो 100% कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, यानी 60 आ जाएगा। ये बी की इनकम है। सी की बात करूं तो सी 75 खर्च कर रहा है, बचाएगा कितना? 25, और बचा कितना रहा है रेशियो में? 20, यानी 25% की वैल्यू 20, तो 100% कितना हो जाएगा? 20 चौका 80। ये सी की इनकम है। तीनों की इनकम कितनी आ गई एबीसी की? 40, 60, 80। यानी अगर रेशियो निकालने तो 20 से डिवाइड कर दो, 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 20 चौका 80, 2, 3, 4 के रेशियो में है। पी की इनकम पूछी है, टोटल इनकम 72,000। टोटल इनकम हमारे पास कितनी? 4, 3, 7, 2, 9। रेशियो में टोटल कितनी है? 4, 3, 7, 2, 9। 9 की वैल्यू 72,000, 1 की वैल्यू 8,000। तो पूछा किसका है? बी की इनकम, वो कितनी है? 3। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24,000। ऑप्शन ए पार्ट। मैंने इसका एक तरीका और आपको बता रखा है। सेविंग की बात करें तो इनकी सेविंग कितनी है? 20। इनकी सेविंग कितनी है? 15। इनकी सेविंग कितनी है? 75 की जगह ये हो जाएगा 25। 100 में से माइनस कर दो, यानी सेविंग्स का रेशियो कितना है? अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 चौका 20, 5 तिया 15 और 5 हम 25, 4, 3, 5 के रेशियो में। सेविंग है कितनी? एक ही 8। इसका मतलब डबल करना पड़ा है। सेविंग है कितनी? 8। इसका मतलब डबल करना पड़ा। तो ए की सेविंग को क्या करना पड़ा? डबल करना पड़ा है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको रेशियो में भी बता चुका हूं, एक बार जाके आप पूरा वीडियो वहां से देख सकते हो। क्लियर है बात? तो अब मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप इसको आराम से जाके वहां पे वीडियो देखना तो उसको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए की आय बी से 20% कम है। ए अपॉन बी ये होता है अधिक वाला, और ए अपॉन ए प्लस बी ये होता है कम वाला। सीपीआर से बता चुका हूं। 20% कम, इसका मतलब 1/5 कम, तो ऊपर वाला तो वही रहेगा, एक ही रहेगा। नीचे वाला ऐसा क्या होगा? इन दोनों का योगफल की 5 आ जाए तो 4 में 1 जोड़ेंगे, यानी 1/4 क्या होगी? अधिक होगी। 1/4 का मतलब 25%। रेशियो में आपको याद भी करा चुका हूं, टेबल पूरी दे चुका हूं।
बिक्री 40% बढ़ गई है और पंखे के मूल्य में 28.56 की कमी हो रही है। भाई साहब, अगर बिक्री 40 बढ़ गई, 40 का मतलब 2/5 बढ़ गई है, अगर 2/5 बढ़ गई है तो कम कितनी करनी पड़ेगी? 2/7 कम करनी पड़ेगी। और 2/7 का मतलब 28.56% है। डायरेक्ट बोल चुका हूं। इसका मतलब अगर 40 बढ़ेगा और 28.56 कम होगा तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ना कोई डिक्रीमेंट होगा, यानी 0% का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। 15वां क्वेश्चन, मान लेते हैं कि कॉलेज को बनने में 100 रुपए का निर्माण लगेगा। 75 रुपए कौन देगा? कॉलेज देगा। तो बचा 25 रुपए कौन देगा? स्टूडेंट देंगे। लेकिन स्टूडेंट ने कितना दिया? केवल 60% स्टूडेंट ने पैसा दिया। सारे स्टूडेंट्स ने दिया होता तो 25 रुपए मिलता, लेकिन केवल 60% ने दिया। इसका मतलब पैसा कितना मिला होगा? 25 का 60%, यानी कि 15 रुपया केवल स्टूडेंट से मिला। 75 रुपए कॉलेज ने दिया, 15 रुपए स्टूडेंट से मिला, कुल कितना मिल गया? 90 रुपए मिल गया। 90 रुपए मिल गया। जब 100 रुपए मिलता तो पूरा बनता, 90 रुपए मिला है तो 90% बन के तैयार होगा, काम खत्म। तो कोई क्वेश्चंस कठिन नहीं थे, केवल आपको टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। बाकी लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बट 2 क्वेश्चन गलत भी मायने रखता है, इस बात को ध्यान रखना। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं। इसको एक बार देखिए, समझिए और फिर से एक बार अपने आप को टेस्ट के लिए एनालाइज करिए। मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद।